नमस्ते, मैं हूँ एकता जैन और आज का हमारा एपिसोड सिर्फ म्यूज़िक पे रहने वाला है। वो म्यूज़िक जो हर किसी को पसंद आता है, हर किसी के दिल के करीब है और हमारे दिल के करीब जो होने वाले हैं, आज होने वाले हैं मदन मोहन जी के बेटे समीर मोहन जी। हेलो, हाय एकता, थैंक यू। आई नो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही हूँ। इससे पहले कि आप कोई सवाल पूछें मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके और आपके देखने वालों को कि इस साल मदन जी को हमसे बिछड़े हुए एग्जैक्टली 46 इयर्स हो जाएंगे और अगर इतनी सालों के बाद भी आप लोग याद करते हैं उन्हें, आपके लिसनर्स याद करते हैं, ये कुदरत का करिश्मा है। एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू ऑल द लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड पीपल हु लव हिज म्यूजिक फॉर हैविंग केप्ट हिम एंड हिज फिनोमिनल लेगेसी अलाइव। थैंक यू सो मच। अब आप पूछे जो आप पूछना चाहिए। मैं ये सबसे पहले तो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही थी उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए, बिकॉज बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। सच अ ग्रेट मैन। थैंक यू सो मच। बिकॉज वी कैन नॉट से इन वर्ड्स कि वो क्या थे, उन्होंने क्या काम किया हमारे। जी, आप मानेंगे नहीं, कभी कभी मेरी भी जबान थरथराने लगती है जब उनके बारे में बात करता हूँ। Okay, I'm really sorry about that, guys. Not please. But हम मदन जी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, फिर वो इंडिया कैसे आए, बिकॉज हमने जहाँ तक सुना है कि वो कहीं और से इंडिया आए। जी नहीं, ऐसा है कि मेरे पिताजी की पैदाइश बगदाद में हुई थी। Okay. जो इराक का कैपिटल है। उस जमाने में अंग्रेजों की मिल्कियत थी, पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और मेरे ग्रैंडफादर वहाँ इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे। Okay. तो 1924 में 25 जून को मदन जी की पैदाइश बगदाद में हुई और फिर करीब 7-8 साल बाद जब इराक अंग्रेज़ों की से आज़ाद हुआ, तब मेरे ग्रैंडफादर अब वापस आ गए अपने होम टाउन जो इस वक्त पाकिस्तान में है। Okay. चकवाल नाम का एक छोटा सा शहर है रावलपिंडी के पास, और फिर मदन जी की कुछ साल वहाँ पैदाइश हुई और फिर बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे शिफ्ट हुए। पहले बॉम्बे टॉकीज में पार्टनर बने, देविका रानी उसकी मालिक थी उस जमाने में, हिमांशु राय उनके हस्बैंड, और बाद में फिर बॉम्बे टॉकीज छोड़ के फिल्मिस्तान स्टूडियोज के पार्टनर बने। तो मदन जी की बेसिकली स्कूलिंग मुंबई में ही हुई है, सेंट मेरीज स्कूल। Wow. Oh my God, that is such a long journey of very long journey of from Baghdad to Chakwal to Mumbai. Yes. And मुंबई से हमारे सबके दिलों में। नहीं, मुंबई से भी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है कि मेरे ग्रैंडफादर हालांकि स्टूडियो के मालिक थे जी। मदन जी उस जमाने में अपने यंगर डेज में शौक था कि मैं थोड़े बहुत एक्टिंग करूं, म्यूजिक में आऊं। मेरे ग्रैंडफादर नहीं चाहते कि वो फिल्मों में आए। हाँ। तो उन्होंने उनको आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। पहले देहरादून में एक स्कूल है विच बेसिकली ट्रेन्स पीपल फॉर द आर्मी। तो वहाँ पे करीब 1 साल रहे स्कूलिंग खत्म करने के बाद। और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो मदन जी जॉइंट द आर्मी एंड 2 साल के लिए वो फौज में रहे 1944 तक, फ्रॉम 1942 टू 1944। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ उन्होंने आर्मी छोड़ दी। बट हाउ आर्मी एंड म्यूजिक एंड अब वो क्या, आर्मी तो इसलिए हुआ जैसे मैंने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर का थोड़ा सा बहुत दबाव था उन पर। पर बेसिकली शौक तो म्यूजिक का था। फिर उन्होंने आर्मी छोड़ी तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उन्हें एक नौकरी मिल गई। वो पहले 1-2 साल वहाँ रहे, फिर दिल्ली आए, पर कुछ खुश नहीं रहे और फिर वापस बॉम्बे आए स्ट्रगल करने के लिए। बट हुआ क्या कि मेरे ग्रैंडफादर को बिल्कुल ये बात रास नहीं आई। उन्होंने उनको लिटरली एक तरह से कहूँ तो घर से बेदखल कर दिया। तो मदन जी जो भी बने, छोटे या बड़े, अपने बलबूते पे बने। छोटे बड़े नहीं होते। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल, उनको इसके बावजूद कि मेरे ग्रैंडफादर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, मेरे ग्रैंडफादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला अपना करियर शुरू करने में और बनाने में। मैंने तो कई आर्टिकल्स उनके पढ़े हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं 6-6 दिन रोड पे सो रहा हूँ, मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया है, बट एक जिद थी कि मुझे म्यूजिक की बिजनेस में ही, म्यूजिक की दुनिया पे ही आना है। तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो जिस साल में मिला, तो उसके इंसिडेंट के बारे में हमने सुना। वह क्या है कि उस वक्त तक मैं आपको सीरियसली अगर बताऊं तो मदन जी थोड़े से ऊब गए थे, थोड़े से डिसइल्यूजन हो गए थे। ये इतने साल इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें कभी उस किस्म की रिकग्निशन मिली नहीं। तो ये जब मिला उन्हें, ये फिल्म थी दस्तक, संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान इसमें थे। और
जब मैंने उनको जाके खबर दी तो वो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा कि यू एक्चुअली वन इट, बिकॉज बाय देन ही वाज अ लिटिल डिसइल्यूजन्ड एंड लिटिल कट अप विद द वे द इंडस्ट्री वाज ट्रीटिंग हिम। ओके, आर्टिस्ट है ना, अब क्या करें, आर्टिस्ट थोड़े से सेंसिटिव होते हैं बेसिकली। और लता जी के साथ उनका कैसा रिश्ता था? लता जी के साथ सुना है जी। कि मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसा है कि क्लोजनेस था। मैंने भी सुना है कि मदन जी के साथ, इससे पहले कि मदन जी म्यूजिक डायरेक्टर बने, मदन जी ने अपने फादर की एक फिल्म बनी थी शहीद, उसमें लता जी के साथ एक डुएट गाया था, बच्चों का गाना था। तो उस वक्त लता जी से पहली मुलाकात हुई थी उनकी, और उस वक्त उन्होंने लता जी से कहा था कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप ले गाएं। पर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री का कभी कभी रिवाज है, लोगों ने जाके लता जी के कान भर दिए कि बड़े बाप के बेटे हैं, पता नहीं कितना सीरियस है। तो मेरे फादर की जो पहली फिल्म थी आंखें, इसके बावजूद कि लता जी को ऑफर किया था, वो उन्होंने उस फिल्म में गाने से इनकार कर दिया। ओके, तो उसके बाद लता जी जाके मिले उनसे और उनसे मुलाकात हुई और बड़ी सपोजिटली इमोशनल मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में उन्होंने उनको अपनी बहन बना दिया और लता जी ने एंड तक ना ही उनकी बहन बनने का नाता निभाया, हमें हमारी तो गॉड मदर रही। हम बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है। इट्स बीन अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। ऑफ कोर्स लता जी के साथ रहना, उनकी छत्र छाया में रहना, इट्स समथिंग। हालांकि मदन जी उनसे उम्र में बड़े थे और उनकी लिटरली कभी कभी बेटी भी बुलाते थे उन्हें, तो इट वाज वेरी स्पेशल बॉन्ड। यस। तो उनके फेवरेट सिंगर कौन थे? लता मंगेशकर। वो तो कभी कभी ये भी कहते थे कि अगर मैं कोई मेल सॉन्ग भी बना रहा हूँ तो मैं सबकॉन्शियसली ये सोच रहा कि अगर लता गाती तो कैसे गाती। रफी साहब वाज वेरी फेवरेट। रफी साहब किसके फेवरेट नहीं थे? किसी के फेवरेट, सबके फेवरेट। In the early days of his career, a very dear friend of his, Talat Mahmood Saab, sang a lot of his songs, but then he faded out a little bit. So basically, Rafi Saab, Lata ji, Asha ji to a certain extent, of course. So ये उनकी जो जर्नी थी एंड उसके बाद हमने सुना कि उनके ऊपर एक स्टैम्प आई थी, 5 रुपए की स्टैम्प ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ ये इंडिया। करीब 5-6 साल पहले की बात है कि करीबन 100 करीबन इंडस्ट्री के 100 पर्सनालिटीज पर उनको ये स्टैम्प बना था, एंड ही वाज वन ऑफ द लकी वंस टू हैव बीन चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to give him this honor. But it's really an honor कि like आपके नाम से आपके फोटो के साथ एक स्टैम्प। बिल्कुल। And it's a symbol of India basically. Absolutely. Okay, तो जो उनकी जो लास्ट फिल्म में जो म्यूजिक आया, हम कहते हैं कि वीर ज़ारा में उनका जो म्यूजिक आया, तो how is the feeling about that thing? It's unbelievable. Because देखिए क्या है कि उस जमाने में, जिस जमाने में वो म्यूजिक देते थे, फॉर एग्जाम्पल दिलीप कुमार सबसे बड़े हीरो थे, पर दिलीप साहब के साथ उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की, बिकॉज वो कमर्शियली उस ब्रैकेट में कभी आए ही नहीं। तो ये तो अजूबा था। आई थिंक इज द ओनली कंपोजर इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम्स जिनका ओरिजिनल काम उनके जाने के 30 साल बाद लोगों के सामने आया है, ओरिजिनल काम, जो पहले कभी लोगों के सामने नहीं आया। ये धुनी उनकी आवाज़ में उनके स्पूल्स पे पड़ी थी, हमें मिली थी। मेरे भाई साहब जो उस वक्त यश चोपड़ा साहब के लिए काम कर रहे थे, उनको सुनाई, उनको अच्छी लगी, द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो फिल्म बनी, वो म्यूजिक बहुत, और उन्हें उस फिल्म के लिए अपना पहला पॉपुलर अवार्ड, द आईफा अवार्ड 2004 का मिला। द ओनली पॉपुलर अवार्ड ऑफ हिज करियर। तो लता जी की जो हमने स्पेशल बॉन्ड की बात की, उन्हें लता जी एक स्पेशल नाम से भी बुलाती थी, वो मदन भैया नहीं, there is something else, गजल के बादशाह। वो क्या है, एक फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में, जिसका नाम था अदालत। अदालत वाज अ स्टोरी ऑफ दिस गर्ल हु बिकम्स अ नॉच वुमन, यंग लड़की, पढ़ी लिखी लड़की। तो उसमें गजलों का स्कोप था, वो मुजरा गाती है। तो उसमें 3 गजलें इतनी मशहूर हुई, हालांकि फिल्म नहीं चली, पर तो उस पर के बाद ऊपर एक स्टैंप लग गया। और ये बात सही है कि फिल्मों में गजलों का जो चलन चला वो मदन जी से ही शुरू हुआ। मदन जी डिड फिनोमिनल वर्क, बट इट्स नॉट दैट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ वर्क ही डिड। उन्होंने हर किस्म का गाना बनाया है। अब आप देखिए, तुम जो मिल गए हो, हाँ। आज लोग कहते हैं कि इट्स द अल्टीमेट वेस्टर्न सॉन्ग इन हिंदी फिल्म्स, वो भी उनका है जी। तो हर किस्म का, लग जा गले भी उनका है, तो हर किस्म के गाने बनाए।
अब लग जाएगा, आपको मालूम होगा आप YouTube पे इतना काम करती, 200 million views on YouTube. Yes. Apart from I think almost 12 to 13,000 versions of that song on YouTube. So वर्जन्स अभी आजकल कवर, तो ये जो बहुत कुछ अनफॉर्चुनेटली ये जो सक्सेस उनके नाम आई है, अनफॉर्चुनेटली उनके जीते जी उन्होंने नहीं देखा है। दैट इज लिटिल सैड पार्ट ऑफ, और वो शायद टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो उन्हें लेके चला गया साथ। He was a little disillusioned towards the end of his life. Because he felt he was not wanted. He felt people don't appreciate my work. वो एक दिल में एक फीलिंग आ गई थी कहीं ना कहीं। ओह माय गॉड, लाइक कभी भी हमेशा हम लोग ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये हमेशा सुना है कि किसी को कुछ अप्रिसिएशन उसकी जीते जी नहीं मिलता है। जैसे हमने मदन जी के बारे में सुना, सेम वैसी ही बात हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुनी। जब वो जिंदा थे तब उनके पास उतनी अप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिली। उनके मरने के बाद जो उनकी फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई, that made like history. Absolutely. So I don't know what's with the film industry, और ये मतलब no, they चलन follow an adage called nothing succeeds like success. So ठीक है, in the way it's okay. आखिर प्रोड्यूसर अपना पैसा डालता है फिल्म में, तो वो तो मदन जी पे के बारे में लोग कहते हैं म्यूजिक तो उनका बहुत अच्छा है बट फिल्में चलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, और मदन जी वाज अ वेरी वेरी प्राउड एंड अ वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन। उन्होंने कभी किसी के पास वो गए नहीं काम मांगने के लिए, कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे काम दो। वो अपनी ज़िंदगी अपने असूलों पर जीते रहे, और शायद ये इंडस्ट्री उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती जो लोग असूल पसंद लोग हैं। That's what I think. तो मदन जी ने जो फिल्म में तो काम किया ही, उनके अलावा जो हम कहते हैं नॉन फिल्मी एल्बम्स, नॉन फिल्म एल्बम्स नहीं थे, कभी नहीं किए उन्होंने। He was not drawn to it, या no, उस जमाने में वो चलन था ही चलन था ही, not to a great extent. Okay. और मदन जी एक चीज आपको याद है, मदन जी died very young. He was only 51 when he passed away. He had a lot of music left in him, but that's the way life is. That's the way life is. So ये थे समीर जी, मदन मोहन जी के सुपुत्र। बिल्कुल। And we had very very proud to be his son. Yes, very proud son. And ऊपर वाला मुझे हर जन्म में उनका बेटा बनाए। नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ। तथास्तु। Thank you. I am being little funny here. No, it's absolutely. But that's how the life goes on. You have to live it on. No, देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा आज 46 साल हो गए। मैं वो जब गुजरे मैं 14 साल का था, आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ। तो वक्त निकल गया, पर एक चीज़ ज़रूर है कि जितना उनके जाने के बाद उनके म्यूज़िक को अप्रिसिएशन इट्स अनबिलीवेबल, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इट इज़ द वे ही इज़ रिस्पेक्टेड बाय द यंगर जनरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ द सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स। उनका नाम जब कहीं लिया जाता है तो लोग इज्जत से सर झुकाते हैं अपना। ये अजूबा है। दिस इज a miracle, absolutely, and I'm ever so grateful to God and His fans for that. Yes, thank you very much. Thank you एकता जी, thank you so much. तो ये थे समीर जी, and I hope कि आप लोगों ने enjoy किया हमारी chit chat, because ये थोड़ा सा सन का प्रॉब्लम, ये वो बहुत कुछ चल रहा था, but we had an amazing life journey of मदन मोहन जी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि स्टार्टिंग में आई वॉज स्टैमरिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए उनके लिए। बट जब उनके बेटे से बात की तो अच्छा लगा कि समीर जी ने हमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी से हमें गुजारा। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।